नमस्कार। आज हम 1940 के दशक के भारत के इतिहास में गहरे उतर रहे हैं। एक ऐसा दशक जो उथल-पुथल भरा था। बिल्कुल। और आज हमारा फोकस रहेगा भारत छोड़ो आंदोलन, पाकिस्तान की मांग से जुड़ी जो राजनीतिक गतिविधियां थीं और हाँ, इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए पर। ये वो समय था जब भारत की आज़ादी की लड़ाई एक बहुत ही कह सकते हैं निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही थी। दूसरा विश्व युद्ध भी चल रहा था, तो देश के अंदर और बाहर दोनों जगह बहुत कुछ घट रहा था। सही कहा। और हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को लिस्ट करना नहीं है, बल्कि उनके पीछे के कारण, अलग-अलग समूहों की क्या प्रतिक्रियाएं थीं और फिर उनके दूरगामी परिणाम क्या हुए, इन सबको समझना है। ये कानूनी दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कई बार। हाँ, ये जानना जरूरी है कि चीजें क्यों हुई, कैसे हुई। तो चलिए इन दस्तावेजों की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन से। जी। हमें पता है कि क्रिप्स मिशन नाकाम हो गया था। उसके बाद गांधी जी ने ब्रिटिश वापसी का प्रस्ताव रखा। फिर जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी मतलब सीडब्ल्यूसी ने संघर्ष का विचार स्वीकार किया। पर सवाल ये उठता है कि उसी वक्त मतलब 1942 के मध्य में ही ये संघर्ष क्यों शुरू किया गया? टाइमिंग का क्या महत्व था? देखिए, इसके पीछे कोई एक कारण नहीं था, कई वजहें एक साथ आ गई थी। सबसे पहला तो आपने बताया क्रिप्स मिशन की असफलता। हाँ, वो तो था ही। उससे ये एकदम साफ हो गया था कि ब्रिटेन का रवैया बदला नहीं है। वो अभी भी भारतीयों से बिना पूछे उनके भाग्य का फैसला करने का अधिकार अपने पास ही रखना चाहते थे। कोई ठोस शक्ति हस्तांतरण की बात नहीं थी। मतलब वो डोमिनियन स्टेटस वाली बात पर ही अटके हुए थे शायद। बिल्कुल। और भारतीयों को अब पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ मंजूर नहीं था। दूसरा बड़ा कारण था जनता में बढ़ता असंतोष। युद्ध की वजह से कीमतें आसमान छू रही थीं। महंगाई तो हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहता है। चावल, नमक जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की भारी कमी हो गई थी। इससे आम आदमी बहुत परेशान था। फिर बंगाल और उड़ीसा जैसे तटीय इलाकों में सरकार ने नावों को जब्त कर लिया था। नावों को क्यों? उन्हें डर था कि जापान अगर हमला करता है तो इन नावों का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन इससे मछुआरों और स्थानीय लोगों की रोजी रोटी पर बहुत बुरा असर पड़ा, तो नाराजगी और बढ़ गई। अच्छा, और जापान का खतरा कितना वास्तविक लग रहा था उस समय? काफी वास्तविक। जापानी सेना बर्मा तक पहुंच चुकी थी, भारत की सीमाओं के बिल्कुल करीब। तो एक डर ये भी था कि असम, बंगाल, उड़ीसा जैसे इलाकों में अगर जापानी हमला होता है तो ब्रिटिश कहीं स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी ना अपना लें। स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी मतलब पीछे हटते हुए अपनी ही संपत्ति और संसाधनों को नष्ट कर देना ताकि वो दुश्मन के हाथ न लगे। इसका सीधा नुकसान तो भारतीय जनता को ही होता। समझ गया। तो क्रिप्स मिशन की नाकामी, महंगाई, चीजों की कमी, नावों की जब्ती और जापानी हमले का डर, ये सब कारण थे। हाँ, और भी थे। दक्षिण पूर्व एशिया में जैसे सिंगापुर और मलाया में ब्रिटिश सेना की जो हार हुई थी जापानियों के हाथों, उससे ब्रिटिश राज की अजेयता का मिथक टूट गया था। लोगों को लगने लगा था कि अंग्रेज हार सकते हैं। अच्छा, ये मनोवैज्ञानिक असर भी पड़ा? बहुत गहरा असर। लोगों का ब्रिटिश राज की स्थिरता में विश्वास इतना कम हो गया था कि वो बैंकों और डाकघरों से अपना पैसा निकालने लगे थे। उन्हें डर था कि पता नहीं कल क्या हो। और एक बात और कही जाती है, अंग्रेजों के नस्लवादी रवैये के बारे में, दक्षिण पूर्व एशिया से निकलने के समय। हाँ, ये भी एक अहम फैक्टर था। जिस तरह अंग्रेजों ने दक्षिण पूर्व एशिया खाली किया, भारतीय शरणार्थियों के लिए अलग खराब रास्ते, जिन्हें ब्लैक रोड कहा गया, और यूरोपीय लोगों के लिए बेहतर व्हाइट रोड, इसने उनके नस्लवादी रवैये को उजागर कर दिया। ओह! और फिर एक एशियाई शक्ति यानी जापान द्वारा एक यूरोपीय शक्ति ब्रिटेन की हार ने भी श्वेत प्रतिष्ठा को जबरदस्त धक्का पहुंचाया था। भारतीयों के प्रति ब्रिटिश अधिकारियों का व्यवहार और रूखा हो गया था, जिसने लोगों के गुस्से को और भड़काया। तो ये सारे फैक्टर मिलकर एक विस्फोटक स्थिति बना रहे थे। बिल्कुल। और कांग्रेस नेतृत्व, खासकर गांधी जी को ये महसूस हो रहा था कि अब जनता के इस गुस्से और बेचैनी को एक दिशा देने की जरूरत है। साथ ही वो जनता को संभावित जापानी आक्रमण के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार भी करना चाहते थे। उनका मानना था कि अगर जनता संगठित और संघर्ष के लिए तैयार होगी तो वो किसी भी बाहरी आक्रमण का बेहतर मुकाबला कर पाएगी, बजाय इसके कि वो असहाय महसूस करे। तो इन सब वजहों से सीडब्ल्यूसी ने वर्धा में संघर्ष का फैसला लिया और फिर क्विट इंडिया प्रस्ताव आया। इसमें क्या-क्या मुख्य बातें थीं? हाँ, जुलाई 1942 में वर्धा में सीडब्ल्यूसी ने गांधी जी को एक अहिंसक जन आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए अधिकृत किया।
इसी प्रस्ताव को क्विट इंडिया या भारत छोड़ो प्रस्ताव कहा गया। दिलचस्प बात यह है कि इसे जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था और सरदार पटेल ने इसका समर्थन किया था। अच्छा, नेहरू और पटेल दोनों का समर्थन था। जी, इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलनी थी अगस्त में बॉम्बे में होने वाली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC की बैठक में, और वही हुआ। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में AICC ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। उस बैठक में और क्या संकल्प लिए गए? मुख्य संकल्प थे, पहला, भारत में ब्रिटिश शासन का तत्काल अंत होना चाहिए, अब कोई मोलभाव नहीं, पूरी तरह से वापसी, तुरंत अंत। दूसरा, स्वतंत्र भारत सभी प्रकार के फासिज्म और साम्राज्यवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करेगा। ये विश्व युद्ध के संदर्भ में महत्वपूर्ण था। हाँ, ये दिखाना कि भारत फासीवाद के खिलाफ है। तीसरा, ब्रिटिश वापसी के बाद भारत की एक अनंतिम सरकार, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई जाएगी जो देश का शासन संभालेगी। और चौथा, ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करने को मंजूरी दी गई। गांधी जी को इस संघर्ष का नेता नामित किया गया। और फिर गांधी जी ने लोगों को क्या निर्देश दिए? सुना उन्होंने अलग अलग वर्गों के लिए खास निर्देश दिए थे। हाँ, गांधी जी ने गोवालिया टैंक बैठक में अपने भाषण में कुछ विशेष निर्देश दिए थे। हालांकि ये औपचारिक रूप से जारी नहीं हो पाए क्योंकि अगले ही दिन गिरफ्तारियां हो गई, लेकिन ये निर्देश बहुत महत्वपूर्ण थे और दिखाते हैं कि वो किस तरह का आंदोलन चाहते थे। क्या थे वो निर्देश? उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों को संबोधित किया। जैसे सरकारी कर्मचारियों से कहा कि वे इस्तीफा न दें, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा घोषित करें, मतलब अंदर से असहयोग करें। अच्छा, इस्तीफा नहीं पर वफादारी बदलो। हाँ। सैनिकों से कहा कि वे सेना ना छोड़ें, लेकिन अपने ही देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। ये तो बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल। छात्रों से कहा कि यदि उनमें आत्मविश्वास है तो वे पढ़ाई छोड़ दें और आंदोलन में कूद पड़ें। किसानों से कहा कि अगर जमींदार सरकार विरोधी हैं तो आपसी सहमति से तय किया गया लगान दे, लेकिन अगर जमींदार सरकार के समर्थक हैं तो लगान देना बंद कर दें। मतलब जमींदारों के रवैये पर निर्भर था। जी। और रियासतों के राजकुमारों से कहा कि वे अपनी जनता का समर्थन करें और अपने लोगों की संप्रभुता स्वीकार करें, यानी वो भी भारतीय राष्ट्र का हिस्सा बने। और रियासतों की जनता के लिए उनसे कहा गया कि वे अपने शासक का समर्थन तभी करें जब वो सरकार विरोधी हो। उन्हें खुद को भारतीय राष्ट्र का हिस्सा घोषित करने के लिए कहा गया। मतलब रियासतों को भी मुख्य धारा के आंदोलन से जोड़ने की कोशिश थी। ये तो काफी विस्तृत निर्देश थे। और यहीं पर वो प्रसिद्ध नारा आया, करो या मरो। बिल्कुल उसी भाषण में गांधी जी ने कहा था, यह एक मंत्र है, एक छोटा सा मंत्र जो मैं आपको देता हूं। आप इसे अपने दिलों पर अंकित कर सकते हैं और आपकी हर सांस इसे व्यक्त करे। मंत्र है, करो या मरो, डू और डाई। हम या तो भारत को आजाद करेंगे या इस कोशिश में मर जाएंगे। हम अपने गुलामी को कायम रहते देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। करो या मरो, इसने तो जैसे पूरे माहौल में एक नई जान फूंक दी होगी। जबरदस्त असर हुआ। इसने लोगों को आर पार की लड़ाई के लिए मानसिक रूप से तैयार कर दिया। लेकिन जैसा मैंने कहा, सरकार ने कोई मौका नहीं दिया। हाँ, आपने कहा था तुरंत गिरफ्तारियां हुई। गांधी जी ने इससे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह, संगठनात्मक सुधार और प्रचार अभियानों से आंदोलन के लिए माहौल तो बना ही दिया था। लेकिन ब्रिटिश सरकार इस बार बातचीत के बिल्कुल मूड में नहीं थी। वो द्वितीय विश्व युद्ध में उलझे थे और भारत में कोई बड़ा आंदोलन नहीं चाहते थे। इसलिए 9 अगस्त 1942 की सुबह, मतलब प्रस्ताव पास होने के कुछ घंटों के भीतर, गांधी जी समेत कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें अज्ञात स्थानों पर भेज दिया गया। सारे बड़े नेता एक साथ जेल में? हाँ, और सिर्फ नेता ही नहीं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC और सभी प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया। सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। तो फिर आंदोलन आगे कैसे बढ़ा बिना नेतृत्व के? यही इस आंदोलन की खासियत थी। बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जो दूसरी कतार के नेता थे, और खासकर युवा और उग्रवादी तत्व, उन्होंने आंदोलन की कमान संभाल ली। एक नाम जो तुरंत सामने आता है वो है अरुणा असफ अली का। हाँ, उन्होंने झंडा कहलाया है ना? बिल्कुल। 9 अगस्त को जब बॉम्बे में AICC सत्र स्थल पर सन्नाटा था, तब युवा अरुणा असफ अली ने हिम्मत दिखाई, सत्र की अध्यक्षता की और वहां तिरंगा झंडा फहराया।
ये एक तरह से आंदोलन के जारी रहने का प्रतीक बन गया। और आम जनता की क्या प्रतिक्रिया रही? क्या वो पीछे हट गए नेताओं की गिरफ्तारी से? बिल्कुल नहीं, बल्कि जनता का गुस्सा और भड़क गया। लोगों ने स्वतः स्फूर्त तरीके से कार्रवाई शुरू कर दी। सत्ता के जो प्रतीक थे, जैसे पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, सरकारी दफ्तर, उन पर हमले किए गए। अच्छा। कई जगहों पर सरकारी इमारतों पर जबरन राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए। हजारों सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारियां दी। लेकिन आंदोलन सिर्फ सत्याग्रह तक सीमित नहीं रहा। कई जगहों पर हिंसा भी हुई। पुल उड़ा दिए गए, रेल पटरियां उखाड़ दी गईं, टेलीग्राफ और टेलीफोन की लाइनें काट दी गई ताकि सरकारी कामकाज ठप हो जाए। ये गतिविधियां कहाँ सबसे ज्यादा तीव्र थी? इनका सबसे ज्यादा जोर पूर्वी संयुक्त प्रांत, आज का पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिला। यहाँ आंदोलन बहुत व्यापक और उग्र था। और छात्रों और मजदूरों का क्या रोल रहा? छात्र तो जैसे आंदोलन की जान थे। उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों में हड़तालें की, बड़े पैमाने पर जुलूसों में भाग लिया। उन्होंने गुप्त रूप से समाचार पत्र और पत्रिकाएं, जिन्हें पत्रिका कहा जाता था, लिखे और बांटे, ताकि लोगों तक सही खबर पहुंचती रहे और उनका जोश बना रहे। बहुत से छात्रों ने भूमिगत नेटवर्क के लिए संदेशवाहक यानी कोरियर का भी काम किया। और मजदूर? अहमदाबाद, बॉम्बे, जमशेदपुर, अहमदनगर और पूना जैसे औद्योगिक केंद्रों में मजदूरों ने लंबी हड़तालें की। जमशेदपुर में टाटा स्टील प्लांट में हुई हड़ताल तो काफी दिनों तक चली थी। इन हड़तालों से औद्योगिक उत्पादन पर भी असर पड़ा। आपने भूमिगत गतिविधियों का जिक्र किया, ये क्या था और कौन लोग इसमें शामिल थे? जब सारे बड़े नेता जेल में थे और खुले तौर पे काम करना मुश्किल हो गया, तो कई राष्ट्रवादी नेता और कार्यकर्ता भूमिगत हो गए, मतलब छिपकर काम करने लगे। कौन थे ये लोग? इनमें कई तरह के लोग शामिल थे। समाजवादी विचारधारा के नेता, फॉरवर्ड ब्लॉक जो सुभाष बोस ने बनाई थी के सदस्य, गांधी जी के आश्रमों से जुड़े कार्यकर्ता, पुराने क्रांतिकारी राष्ट्रवादी और बॉम्बे, पूना, सतारा, बड़ौदा, गुजरात के बाकी हिस्से, कर्नाटक, केरल, आंध्र, संयुक्त प्रांत, बिहार और दिल्ली जैसे कई इलाकों के स्थानीय संगठन भी इसमें सक्रिय थे। कुछ प्रमुख नाम बता सकते हैं? हाँ, कई प्रमुख नेता थे जिन्होंने भूमिगत आंदोलन को नेतृत्व दिया, जैसे राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जो हजारीबाग जेल से फरार होकर इसमें शामिल हुए थे, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, बीजू पटनायक जो बाद में उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने, छोटू भाई पुरानिक, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी जो बाद में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, और आरपी गोयनका। ये लोग अलग अलग जगहों से समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे थे। और उषा मेहता ने तो रेडियो स्टेशन भी शुरू किया था। जी हाँ, ये बहुत मशहूर किस्सा है। उषा मेहता और उनके कुछ साथियों ने बॉम्बे में एक गुप्त ट्रांसमीटर से कांग्रेस रेडियो का प्रसारण शुरू किया। ये भूमिगत रेडियो कुछ महीनों तक सफलतापूर्वक चलता रहा और आंदोलनकारियों तक खबरें, निर्देश और हौसला बढ़ाने वाले संदेश पहुंचाता रहा। इस भूमिगत गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि नेतृत्व के अभाव में आंदोलन बिखरे नहीं। ये कमांड और मार्गदर्शन देने का एक जरिया था। इसके अलावा ये हथियार और गोला बारूद इकट्ठा करके जरूरतमंद समूहों तक पहुंचाने का काम भी करते थे। और सबसे जरूरी, लोगों का मनोबल बनाए रखने की कोशिश करते थे। उन्हें बताते थे कि संघर्ष अभी जारी है। गांधी जी तो अहिंसा पर जोर देते थे, लेकिन आंदोलन में हिंसा भी हुई। इस पर कोई अलग दृष्टिकोण है? हाँ, कुछ इतिहासकार जैसे सुमित सरकार का मानना है कि हालांकि गांधी जी और कांग्रेस ने औपचारिक रूप से हमेशा अहिंसा की बात दोहराई, लेकिन गांधी जी का करो या मरो का नारा अपने आप में उनके उस समय के उग्र मूड को दर्शाता है। शायद इसने अनजाने में ही सही लोगों को ज्यादा आक्रामक कार्यवाही के लिए प्रेरित किया हो, खासकर जब नेतृत्व जेल में था और कोई सीधा नियंत्रण नहीं था। ये एक दिलचस्प पॉइंट है। अच्छा, एक और बात जो इस आंदोलन से जुड़ी है वो है समानांतर सरकारें, पैरेलल गवर्नमेंट्स। ये क्या थी? हाँ, ये भारत छोड़ो आंदोलन का एक बहुत ही अनूठा पहलू था। देश के कुछ हिस्सों में आंदोलन इतना तीव्र हो गया कि वहां ब्रिटिश प्रशासन पूरी तरह से ठप पड़ गया और स्थानीय लोगों ने अपनी खुद की सरकारें स्थापित कर लीं। कहाँ हुआ ऐसा? सबसे पहला उदाहरण मिलता है बलिया का, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। अगस्त 1942 में सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही सही, चित्तू पांडे नाम के एक स्थानीय कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में वहां एक स्वतंत्र सरकार बनी।
उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर कब्जा कर लिया और जेल में बंद कई कांग्रेसी नेताओं को रिहा करवा दिया। सिर्फ एक हफ्ता, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण। और कहाँ? दूसरा और शायद सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है तामलुक का, जो बंगाल के मिदनापुर जिले में है। वहां दिसंबर 1942 से लेकर सितंबर 1944 तक लगभग 2 साल एक जातीय सरकार, नेशनल गवर्नमेंट चली। 2 साल, ये तो काफी लंबा समय है। इसने क्या काम किए? इस जातीय सरकार ने काफी संगठित तरीके से काम किया। उस दौरान वहां एक भयानक चक्रवात आया था, तो सरकार ने राहत कार्य का संचालन किया, स्कूलों को चलाने के लिए अनुदान दिया, अमीरों से धान इकट्ठा करके गरीबों में बांटा और अपनी सुरक्षा के लिए एक सशस्त्र स्वयंसेवक दल भी बनाया, जिसे विद्युत वाहिनी कहा जाता था। वाह, ये तो वाकई एक सरकार की तरह काम कर रही थी। बिल्कुल। और तीसरा महत्वपूर्ण उदाहरण है महाराष्ट्र के सतारा का। वहां मध्य 1943 से 1945 तक, यानी सबसे लंबे समय तक, एक समानांतर सरकार चली, जिसे प्रति सरकार कहा जाता था। प्रति सरकार। इसके नेता कौन थे? इसके प्रमुख नेताओं में वाई.बी. चव्हाण, जो बाद में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और देश के उप प्रधानमंत्री बने, और नाना पाटिल जैसे लोग शामिल थे। इन्होंने भी काफी रचनात्मक काम किए। गांवों में पुस्तकालय खोले, स्थानीय स्तर पर न्याय देने के लिए न्यायदान मंडल बनाए, शराबबंदी जैसे सामाजिक सुधार के अभियान चलाए और गांधी विवाह, जिसमें दहेज और जातिगत भेदभाव नहीं होता था, आयोजित किए। ये तो कमाल है। मतलब ब्रिटिश राज के होते हुए भी ये लोग अपना शासन चला रहे थे। हाँ, ये दिखाता है कि ब्रिटिश सत्ता की पकड़ जमीनी स्तर पर कितनी कमजोर हो गई थी और लोगों में स्वराज की भावना कितनी प्रबल थी। अब अगर हम देखें कि समाज के किन-किन वर्गों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया और कौन इससे दूर रहे, इसका क्या विश्लेषण है? भागीदारी काफी व्यापक थी, लेकिन कुछ वर्ग दूसरों से ज्यादा सक्रिय थे। सबसे आगे तो युवा थे, खासकर स्कूल और कॉलेज के छात्र। वो एकदम फ्रंट लाइन पे थे। हाँ, वो तो हमने देखा। महिलाओं की भागीदारी भी जबरदस्त थी। न सिर्फ बड़े शहरों में, बल्कि छोटे कस्बों और गांवों में भी महिलाओं ने जुलूसों में हिस्सा लिया, जेल गईं, और नेतृत्व के स्तर पर भी अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, उषा मेहता जैसी महिलाओं ने बहुत अहम भूमिका निभाई। मजदूरों का क्या रहा? मजदूरों ने, जैसा मैंने बताया, हड़तालों के जरिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें सरकारी दमन का भी सामना करना पड़ा। कई जगह गोलियां चलीं, लोग मारे गए। और किसान, आंदोलन का आधार तो वही होते हैं अक्सर। किसान हर स्तर पर आंदोलन के केंद्र में थे, चाहे वो साधारण किसान हो या थोड़े संपन्न। उन्होंने सरकारी सत्ता के प्रतीकों पर हमले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रेल पटरियां उखाड़ना, थानों पर हमला करना, इसमें किसानों की बड़ी भूमिका थी। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि इस दौरान आमतौर पर जमींदार विरोधी हिंसा नहीं हुई, जैसा कि पहले के कुछ किसान आंदोलनों में हुआ था। अच्छा, जमींदारों पर हमले नहीं हुए, क्यों? शायद इसलिए कि आंदोलन का मुख्य निशाना ब्रिटिश सरकार थी, और कुछ जमींदारों ने, खासकर छोटे जमींदारों ने, आंदोलन में भाग भी लिया या कम से कम सहानुभूति रखी। और सरकारी कर्मचारी? गांधी जी ने तो उन्हें इस्तीफा न देने को कहा था। हाँ, बहुत से सरकारी अधिकारियों ने, खासकर पुलिस और प्रशासन में जो निचले स्तर के कर्मचारी थे, उन्होंने आंदोलनकारियों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद की। कई पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इससे सरकार के प्रति उनकी निष्ठा में कमी साफ दिखाई दी। ये अंग्रेजों के लिए चिंता की बात थी। मुसलमानों की भागीदारी कैसी रही? मुस्लिम लीग तो विरोध कर रही थी। देखिए, मुस्लिम लीग ने आधिकारिक तौर पर आंदोलन का विरोध किया। उन्हें डर था कि अगर अंग्रेज उस समय भारत छोड़ देते तो हिंदू बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों पर हावी हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी मुसलमानों ने आंदोलन का विरोध किया। तो क्या मुसलमानों ने हिस्सा लिया? हाँ, व्यक्तिगत स्तर पर और कुछ राष्ट्रवादी मुस्लिम समूहों ने जरूर हिस्सा लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई आम मुसलमानों ने भूमिगत कार्यकर्ताओं को अपने घरों में पनाह दी, उनकी मदद की, और पूरे आंदोलन के दौरान कहीं भी कोई बड़ी सांप्रदायिक झड़प की खबर नहीं आई, जो उस समय के माहौल को देखते हुए एक बड़ी बात थी। ये वाकई महत्वपूर्ण है। और कौन से समूह थे जो शामिल नहीं हुए? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। उनका तर्क था कि 1941 में जब नाजी जर्मनी ने सोवियत रूस पर हमला किया, तो मित्र राष्ट्रों, जिनमें ब्रिटेन भी शामिल था,
का युद्ध फांसीवाद के खिलाफ एक जन युद्ध बन गया था, पीपल्स वॉर बन गया था। इसलिए वो ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों का समर्थन कर रहे थे और भारत छोड़ो आंदोलन को उसमें बाधा मानते थे। अच्छा, तो उनका स्टैंड बदल गया था। हाँ, पहले वो इसे साम्राज्यवादी युद्ध कहते थे, फिर जनयुद्ध कहने लगे। इसके अलावा हिंदू महासभा ने भी आंदोलन का बहिष्कार किया। उनका अपना अलग एजेंडा था। और रियासतें, उनका क्या रवैया रहा? रियासतों में आंदोलन की प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी और मिली-जुली रही। कुछ रियासतों में थोड़ा बहुत असर हुआ, लेकिन ब्रिटिश भारत जैसा व्यापक जन-उभार वहां देखने को नहीं मिला। वहां के शासक ज्यादातर अंग्रेजों के वफादार बने रहे। तो हमने देखा कि भागीदारी काफी मिक्स्ड थी। अब आते हैं सरकारी दमन पर। वो कितना क्रूर था? दमन अभूतपूर्व था। हालांकि सरकार ने औपचारिक रूप से मार्शल लॉ लागू नहीं किया, लेकिन व्यवहार में स्थिति वैसी ही थी। आंदोलनकारी भीड़ पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और सीधे गोलियां चलाई गईं। कितने लोग मारे गए होंगे, कोई अंदाजा? आधिकारिक आंकड़े तो कम बताए जाते हैं, लेकिन अनुमान है कि लगभग 10,000 लोग पुलिस और सेना की गोलीबारी में मारे गए थे। हजारों घायल हुए और 1 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। 10,000, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। प्रेस का तो पूरी तरह से गला घोंट दिया गया था। अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई, कई अखबार बंद कर दिए गए। सेना ने कई शहरों और कस्बों पर एक तरह से कब्जा कर लिया था। पुलिस और खुफिया सेवाओं को खुली छूट दे दी गई थी। और गांव में? जिन गांवों को विद्रोही माना गया, उन पर भारी सामूहिक जुर्माना लगाया गया। कई गांवों में तो लोगों को इकट्ठा करके सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे गए ताकि दहशत फैले। ये दमन चक्र कई महीनों तक चलता रहा। इतना भयंकर दमन। तो फिर इस आंदोलन का मूल्यांकन कैसे किया जाए? इसकी सफलताएं और विफलताएं क्या रहीं? देखिए, मूल्यांकन कई स्तरों पर हो सकता है। एक तो ये कि शीर्ष नेतृत्व की गिरफ्तारी के बाद कोई केंद्रीय नियंत्रण नहीं रहा। इससे आंदोलन ज्यादा स्वतःस्फूर्त और विकेंद्रित हो गया। लेकिन साथ ही कोई संयम भी नहीं रहा और कई जगहों पर हिंसा आम हो गई, जो गांधी जी के सिद्धांतों के शायद विपरीत थी। हाँ, ये एक पॉइंट है। और भौगोलिक फैलाव कैसा था? आंदोलन का मुख्य असर पूर्वी संयुक्त प्रांत, बिहार, बंगाल के मिदनापुर, महाराष्ट्र खासकर सतारा और कर्नाटक जैसे इलाकों में रहा। देश के बाकी हिस्सों में भी असर था, लेकिन शायद उतना तीव्र नहीं। और सामाजिक आधार? जैसा हमने पहले बात की, छात्र, मजदूर और किसान आंदोलन की रीढ़ थे, जबकि उच्च वर्ग, जमींदार वर्ग और बड़ा हिस्सा और नौकरशाही काफी हद तक सरकार के वफादार बने रहे। लेकिन आपने कहा कि निचले स्तर के सरकारी कर्मचारियों की वफादारी कम हुई थी। हाँ, बिल्कुल। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण परिणाम था। इस आंदोलन ने दिखाया कि राष्ट्रवाद की जड़ें कितनी गहरी पहुंच चुकी थीं, कि अब सरकारी मशीनरी भी पूरी तरह भरोसेमंद नहीं रही थी। सरकार के प्रति वफादारी में जो कमी आई, वो भविष्य के लिए एक बड़ा संकेत था। तो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानी जा सकती है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि इस आंदोलन ने ये सच्चाई अकाट्य रूप से स्थापित कर दी कि अब भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध भारत पर शासन करना संभव नहीं था। अंग्रेजों को ये एहसास हो गया कि उन्हें अब जाना ही होगा, सवाल सिर्फ कब और कैसे का था। इसने आजादी को एजेंडा पे ला दिया। बिल्कुल। भारत छोड़ो आंदोलन ने स्वतंत्रता की मांग को राष्ट्रीय आंदोलन के तत्काल एजेंडे पर सबसे ऊपर रख दिया। इसके बाद पीछे हटना या किसी कमजोर समझौते पर राजी होना संभव नहीं था। और क्या ये पूरी तरह स्वतःस्फूर्त था या कांग्रेस की तैयारी थी? इसमें स्वतः स्फूर्तता का तत्व पहले के आंदोलनों से कहीं ज्यादा था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये भी सच है कि कांग्रेस पिछले कई दशकों से वैचारिक, राजनीतिक और संगठनात्मक रूप से संघर्ष की तैयारी कर ही रही थी। लोगों में जो चेतना और संगठन का स्तर था, वो कांग्रेस के लंबे काम का ही नतीजा था। हाँ, नेतृत्व ने गिरफ्तार होने से पहले एक तरह से लोकप्रिय पहल को मंजूरी दे दी थी, करो या मरो के नारे के साथ। और आम लोगों की भूमिका? सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी। इस संघर्ष में आम लोगों ने, साधारण पुरुषों और महिलाओं ने, छात्रों ने, किसानों ने अभूतपूर्व वीरता और जुझारूपन दिखाया। उन्हें सबसे क्रूर दमन का सामना करना पड़ा, परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल थी, फिर भी वो डटे रहे। ये उनकी हिम्मत ही थी जिसने आंदोलन को जिंदा रखा। इसी बीच गांधी जी ने जेल में उपवास भी रखा था, फरवरी 1943 में। उसका क्या असर हुआ? 1943 में गांधी जी ने आगा खान पैलेस, जहां उन्हें नजरबंद रखा गया था, में 21 दिन के उपवास की घोषणा की।
सरकार आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के लिए गांधी जी और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही थीं और उनसे इसकी निंदा करने को कह रही थीं। गांधी जी ने जवाब में कहा कि हिंसा के लिए सरकार की दमनकारी नीतियां जिम्मेदार हैं और उन्होंने सरकार की इसी राज्य हिंसा स्टेट वायलेंस के खिलाफ उपवास शुरू किया। सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी? सरकार डटी रही। उन्होंने गांधी जी को रिहा करने से इनकार कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि गांधी जी शायद उपवास झेल ना पाएं, लेकिन देश विदेश में इसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। कैसी प्रतिक्रिया? पूरे देश में हड़तालें हुई, प्रदर्शन हुए, जगह जगह प्रार्थना सभाएं हुई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव बना। वाइसरॉय की अपनी कार्यकारी परिषद के 3 भारतीय सदस्य MS अणे, NR सरकार और HP मोदी ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। ओह, ये तो सरकार के लिए बड़ा झटका रहा होगा। बिल्कुल। इस उपवास से कई चीजें हासिल हुईं। पहला, जनता का जो मनोबल दमन के कारण थोड़ा गिर गया था, वो फिर से ऊंचा हुआ। दूसरा, ब्रिटिश विरोधी भावना और तेज हो गई। तीसरा, राजनीतिक गतिरोध जो बन गया था, उसे तोड़ने और राजनीतिक गतिविधि को फिर से शुरू करने का एक अवसर मिला। चौथा, सरकार की जो मनमानी और जिद थी, वो पूरी दुनिया के सामने उजागर हो गई। और गांधी जी का स्वास्थ्य? उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो बच गए। एक तरह से वो अपने विरोधियों पर भारी पड़े। सरकार की बहुत किरकिरी हुई। और इसी माहौल में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया, जो उनके बढ़ते आत्मविश्वास और अलग राष्ट्र की मांग पर उनकी मजबूती को दिखाता है। तो एक तरफ भारत छोड़ो आंदोलन का असर, गांधी जी का उपवास, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की मांग का और मुखर होना, ये सब साथ साथ चल रहा था। ये हाँ। और इसी बीच एक और त्रासदी हुई, 1943 का बंगाल का अकाल। हाँ, बंगाल फेमीन। उसके बारे में बताइए। युद्ध की भयावहता को इसने और बढ़ा दिया होगा। निश्चित रूप से ये आधुनिक भारतीय इतिहास की सबसे भयानक त्रासदियों में से एक है। इसका सबसे बुरा असर पड़ा दक्षिण पश्चिम बंगाल के इलाकों जैसे तामलुक, कोंटाई, डायमंड हार्बर और पूर्वी बंगाल के ढाका, फरीदपुर, टिपरेरा और नोहाखली जैसे जिलों पर। कितने लोग मारे गए थे इसमें? अनुमान अलग अलग हैं, लेकिन माना जाता है कि भुखमरी और उसके बाद फैली महामारियों जैसे मलेरिया, हैजा, चेचक और कुपोषण से लगभग 15 से 30 लाख लोगों की मौत हुई थी। 15 से 30 लाख? 30 लाख। ये तो अविश्वसनीय है। हाँ। इसके कारण क्या थे? क्या ये सिर्फ सूखा था? नहीं, ये मुख्य रूप से मानव निर्मित अकाल था, मैन मेड फैमिन। इसके कई कारण थे। पहला, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और मित्र राष्ट्रों की एक विशाल सेना भारत में मौजूद थी, खासकर पूर्वी मोर्चे पर। इस सेना को खिलाने के लिए भारी मात्रा में अनाज और खाद्य पदार्थ डाइवर्ट किए जा रहे थे। मतलब सेना के लिए अनाज ले लिया गया? हाँ। दूसरा, बर्मा, म्यांमार और दक्षिण पूर्व एशिया पर जापान का कब्जा हो गया था। जहां से भारत में चावल का आयात होता था, वो आयात पूरी तरह बंद हो गया। तो सप्लाई कम हो गई? सप्लाई कम हो गई और डिमांड सेना के कारण बढ़ गई। लेकिन सबसे बड़ा कारण था घोर कुप्रबंधन, सरकारी उदासीनता और जानबूझकर की गई मुनाफाखोरी। व्यापारियों ने अनाज जमा कर लिया और कीमतें आसमान पर पहुंचा दी। सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए बहुत देर से कदम उठाए। राशनिंग व्यवस्था बहुत देर से और सिर्फ कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित रूप में लागू की गई। ग्रामीण इलाकों में लोग भूखों मरने लगे। ये तो आपराधिक लापरवाही लगती है। बिल्कुल। विंस्टन चर्चिल की सरकार पर अक्सर ये आरोप लगता है कि उन्होंने जानबूझकर बंगाल की मदद नहीं की। ये एक बहुत ही दुखद और विवादास्पद अध्याय है। तो ये अकाल भी उसी उथल-पुथल भरे दौर का हिस्सा था। अब वापस राजनीतिक मोर्चे पर आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद एक तरह का गतिरोध बन गया था। कांग्रेस के नेता जेल में थे, लीग अपनी मांग पर अड़ी थी। क्या इस संवैधानिक गतिरोध को हल करने के कोई प्रयास हुए? हाँ, गतिरोध तोड़ने और कांग्रेस लीग के बीच कोई समझौता कराने के कुछ महत्वपूर्ण प्रयास हुए, हालांकि वे सफल नहीं हो सके। इनमें सबसे पहला नाम आता है सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला का, जिसे CR फॉर्मूला भी कहते हैं। सी राजगोपालाचारी, वो तो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे। क्या था ये फॉर्मूला? CR, जैसा कि उन्हें कहा जाता था, मद्रास के एक प्रमुख नेता थे और गांधी जी के करीबी भी। उन्होंने 1944 में, जब गांधी जी जेल से रिहा हो गए थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहयोग बनाने के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया। इसे गांधी जी का भी समर्थन प्राप्त था।
अच्छा, गांधी जी भी सहमत थे। क्या थी उसकी मुख्य बातें? इसकी मुख्य बातें थीं, पहला, मुस्लिम लीग स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस की मांग का समर्थन करे। ठीक है। दूसरा, लीग केंद्र में एक अंतिम सरकार या इंटरिम गवर्नमेंट बनाने में कांग्रेस के साथ सहयोग करे। तीसरा, युद्ध समाप्त होने के बाद भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, वहां की पूरी आबादी का जनमत संग्रह कराया जाए। इस जनमत संग्रह से तय होगा कि वो भारत से अलग होकर एक संप्रभु राज्य बनाना चाहते हैं या नहीं। मतलब पाकिस्तान की मांग को एक तरह से स्वीकार करने की बात थी जनमत संग्रह के जरिए। हाँ, ये लीग के पाकिस्तान की मांग की एक मौन स्वीकृति थी, टैसिट एक्सेप्टेंस। फॉर्मूले में आगे कहा गया कि अगर विभाजन का फैसला होता है तो रक्षा, वाणिज्य, संचार जैसे जरूरी मामलों के लिए दोनों देशों के बीच संयुक्त रूप से समझौता किया जाएगा। और पांचवा, ये सारी शर्तें तभी लागू होंगी जब इंग्लैंड भारत को पूरी शक्तियां हस्तांतरित कर देगा। सुनने में तो ये एक व्यावहारिक समाधान लगता है। फिर ये सफल क्यों नहीं हुआ? जिन्ना ने क्यों नहीं माना? जिन्ना की कई आपत्तियां थीं। सबसे बड़ी आपत्ति ये थी कि वो चाहते थे कि कांग्रेस पहले स्पष्ट रूप से द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को स्वीकार करे, जो कांग्रेस करने को तैयार नहीं थी। अच्छा। दूसरी बात, वो चाहते थे कि प्रस्तावित जनमत संग्रह में केवल उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व के मुसलमान ही वोट दें, न कि उस क्षेत्र की पूरी आबादी। गांधी जी और कांग्रेस का मानना था कि फैसला करने का अधिकार वहां रहने वाले सभी लोगों का होना चाहिए। ये तो बड़ा मतभेद था। हाँ, जिन्ना ने एक साझा केंद्र के विचार का भी विरोध किया, जो रक्षा, संचार आदि के लिए बनाने की बात थी। वो पूरी तरह से अलग और संप्रभु पाकिस्तान चाहते थे। असल में कांग्रेस भारतीय संघ की स्वतंत्रता के लिए लीग का सहयोग चाहती थी, लेकिन लीग को पूरे भारत की स्वतंत्रता से ज्यादा अपने अलग राष्ट्र में दिलचस्पी थी। और हिंदू महासभा का क्या रुख था? वीर सावरकर के नेतृत्व में हिंदू महासभा ने सीआर योजना की कड़ी निंदा की। वो किसी भी तरह के विभाजन के सख्त खिलाफ थे। तो कुल मिलाकर ये फॉर्मूला किसी को भी पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं हुआ और गांधी जिन्ना वार्ता सितंबर 1944 विफल रही। तो सीआर फॉर्मूला फेल हो गया। इसके बाद कोई और कोशिश हुई? हाँ, एक और प्रयास पर्दे के पीछे हुआ, जिसे देसाई लियाकत समझौता कहा जाता है। ये 1944-45 के आसपास की बात है। ये कौन थे? भूलाभाई देसाई उस समय केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कांग्रेस पार्टी के नेता थे और लियाकत अली खान मुस्लिम लीग के उपनेता थे, जो बाद में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। इन दोनों नेताओं ने आपस में मिलकर केंद्र में एक अंतरिम सरकार बनाने के लिए एक मसौदा प्रस्ताव तैयार किया। इसमें क्या प्रस्ताव था? इसमें मुख्य बात ये थी कि केंद्र सरकार में कांग्रेस और लीग द्वारा नामित व्यक्तियों की संख्या बराबर होगी। मतलब हिंदू मुस्लिम समानता नहीं, बल्कि कांग्रेस लीग समानता। साथ ही अल्पसंख्यकों जैसे सिख, ईसाई आदि के लिए 20% सीटें आरक्षित रखने का भी प्रस्ताव था। कांग्रेस लीग समानता, ये तो लीग की पुरानी मांग थी। हाँ, लेकिन इस पर भी कांग्रेस और लीग के शीर्ष नेतृत्व के बीच कोई औपचारिक समझौता नहीं हो पाया। भूलाभाई देसाई पर तो बाद में कांग्रेस के अंदर ही सवाल उठने लगे थे कि उन्होंने बिना पार्टी की मंजूरी के ये बात कैसे की। लेकिन इस समझौते की कोशिश का एक दूरगामी परिणाम हुआ। इसने कांग्रेस और लीग के बीच एक प्रकार की समानता, पैरिटी के विचार को बल दिया, जो आगे चलकर वेवल प्लान में भी दिखा। अच्छा, तो ये देसाई लियाकत पैक्ट भी विफल रहा। अब आते हैं वेवल प्लान पर। ये कब आया? वेवी प्लान आया जून 1945 में। तब तक यूरोप में युद्ध समाप्त हो चुका था, मई 1945। हालांकि जापान के साथ युद्ध भी जारी था। ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और वो भारत में जो संवैधानिक गतिरोध बना हुआ था, उसका कोई हल निकालना चाहती थी। सरकार अचानक समाधान के लिए इतनी उत्सुक क्यों हो गई युद्ध जीतने के बाद? इसके भी कई कारण थे। पहला, ब्रिटेन में 1945 के मध्य में आम चुनाव होने वाले थे। कंजर्वेटिव पार्टी दिखाना चाहती थी कि वो भारत के मुद्दे को लेकर गंभीर है और समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। अच्छा, चुनावी राजनीति। हाँ, दूसरा, मित्र राष्ट्रों खासकर अमेरिका का ब्रिटेन पर दबाव था कि वो युद्ध प्रयासों में भारतीयों का और अधिक सहयोग प्राप्त करे और उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करे। तीसरा, शायद सरकार ये भी चाहती थी कि भारतीय नेताओं की ऊर्जा जो आंदोलन में लग रही थी, उसे किसी तरह अंग्रेजों के लिए ज्यादा फायदेमंद दिशा में मोड़ा जाए, जैसे कि सरकार में भागीदारी।
तो वाइसराय लॉर्ड वेविल ने क्या किया? लॉर्ड वेविल, जो उस समय भारत के वाइसराय थे, उन्हें सरकार से भारतीय नेताओं के साथ बातचीत शुरू करने की अनुमति मिली। इसी के तहत जून 1945 में जेल में बंद सभी शीर्ष कांग्रेसी नेताओं को रिहा कर दिया गया। और फिर उन्होंने अपना प्लान पेश किया। हाँ, वेविल ने शिमला में सभी प्रमुख भारतीय दलों के नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया, जिसे शिमला सम्मेलन या शिमला कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। ये जून 1945 में हुआ। यहीं पर उन्होंने अपना प्लान रखा। क्या था इस प्लान में? मूल विचार ये था कि जब तक नया संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्निर्माण किया जाए, उसे पूरी तरह से भारतीय बना दिया जाए। कैसे? प्लान के मुख्य प्रस्ताव थे, पहला, गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ, जो सेना प्रमुख होता था, को छोड़कर कार्यकारी परिषद के बाकी सभी सदस्य भारतीय होंगे। ये तो बड़ी बात थी। हाँ। दूसरा, इस परिषद में जातिगत हिंदुओं, कास्ट हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बराबर बराबर होगा। मतलब जितनी सीटें हिंदुओं को, उतनी ही मुसलमानों को। यहीं पर वो समानता वाली बात आ गई जो देसाई लियाकत पैक्ट में थी। बिल्कुल। तीसरा, ये पुनर्निर्मित परिषद 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के ढांचे के भीतर ही एक अंतरिम सरकार के रूप में काम करेगी। इसका मतलब ये था कि ये केंद्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी, बल्कि गवर्नर जनरल के प्रति ही जवाबदेह रहेगी। अच्छा, पूरी तरह स्वतंत्र नहीं। और चौथा, गवर्नर जनरल अपने वीटो पावर का इस्तेमाल मंत्रियों की सलाह पर ही करेंगे, ऐसा आश्वासन दिया गया। हालांकि वीटो पावर खत्म नहीं की गई। पांचवां, सभी दलों के प्रतिनिधि मिलकर कार्यकारी परिषद के सदस्यों के नामों की एक संयुक्त सूची वाइसराय को देंगे। अगर संयुक्त सूची पर सहमति नहीं बनती, तो दल अपनी अपनी अलग सूचियां दे सकते थे। और छठा, युद्ध पूरी तरह जीत जाने के बाद एक नया संविधान बनाने पर बातचीत की संभावनाएं खुली रखी जाएंगी। तो ये था विविल प्लान। इस पर मुस्लिम लीग का क्या रुख रहा? वो तो बराबर प्रतिनिधित्व से खुश हुई होगी। बराबर प्रतिनिधित्व से तो खुश थीं, लेकिन उनका पैंच कहीं और फंसा। लीग ने इस बात पर जोर दिया कि कार्यकारी परिषद में जितने भी मुस्लिम सदस्य होंगे, उन सभी को नामित करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग को होना चाहिए। मतलब कांग्रेस या कोई और दल किसी मुसलमान को नामित नहीं कर सकता। हाँ, लीग का दावा था कि वही भारत के मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि पार्टी है। उन्हें डर था कि अगर कांग्रेस या अन्य दल जैसे पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी किसी मुस्लिम को नामित करते हैं, तो वो लीग के हितों के खिलाफ जा सकते हैं। साथ ही उन्हें ये भी डर था कि परिषद में अन्य अल्पसंख्यक जैसे दलित वर्ग, सिख, ईसाई आदि शायद कांग्रेस का साथ दें, जिससे मुस्लिम सदस्य प्रभावी रूप से 1/3 अल्पसंख्यक रह जाएंगे, भले ही संख्या बराबर हो। अच्छा, ये डर था। वेविल तो पंजाब के यूनियनिस्ट नेता खिज़िर हयात खान को भी परिषद में लेना चाहते थे, जो एक मुसलमान थे पर लीग के नहीं थे। जी हाँ, और लीग ने एक और मांग रखी कि परिषद में उन्हें एक तरह का वीटो पावर मिले। वो चाहते थे कि कोई भी ऐसा निर्णय जिसे मुस्लिम सदस्य बहुमत से अस्वीकार करते हों, उसे पास करने के लिए परिषद में 2/3 बहुमत की आवश्यकता हो। मतलब वो किसी भी फैसले को रोक सकते थे। प्रभावी रूप से, हाँ। और कांग्रेस का क्या रुख था? कांग्रेस ने इस प्लान का कड़ा विरोध किया। सबसे बड़ी आपत्ति उन्हें मुस्लिम लीग की इस मांग पर थी कि सभी मुस्लिम सदस्य लीग ही नामित करे। कांग्रेस का कहना था कि ये कांग्रेस को सिर्फ एक जातिगत हिंदू पार्टी की स्थिति तक कम करने का प्रयास है। हाँ, क्योंकि कांग्रेस तो खुद को सभी समुदायों की प्रतिनिधि मानती थी। बिल्कुल। कांग्रेस हमेशा से एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी पार्टी होने का दावा करती आई थी, और उसके अध्यक्ष भी उस समय मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जो खुद एक मुसलमान थे। कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि उसे अपनी ओर से किसी भी समुदाय के सदस्य को नामित करने का अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या कोई और। तो यहाँ पर मामला हटत गया, लीग अपनी जिद पर, कांग्रेस अपनी जिद पर। हाँ, यहीं पर शिमला सम्मेलन विफल हो गया। वेविल दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बना पाए। लेकिन यहाँ वेविल से एक चूक हुई, ऐसा माना जाता है। क्या चूक? जब बातचीत विफल हो गई, तो वेविल ने इसकी पूरी जिम्मेदारी एक तरह से लीग की जिद पर डालने के बजाय सम्मेलन की विफलता की घोषणा कर दी। इससे परोक्ष रूप से मुस्लिम लीग को एक वर्चुअल वीटो पावर मिल गया। मतलब ये संदेश गया कि लीग की सहमति के बिना भारत में कोई भी संवैधानिक प्रगति नहीं हो सकती। ओह, इसका तो लीग को फायदा मिला होगा। बहुत ज्यादा।
इसने लीग की स्थिति को और मजबूत कर दिया। जिन्ना का राजनीतिक कद और बढ़ गया। 1945-46 के चुनावों में लीग को जो शानदार सफलता मिली, उसमें शिमला सम्मेलन की विफलता का भी योगदान माना जाता है। और इससे चर्चिल की कंजर्वेटिव सरकार का जो असली चरित्र था कि वो शायद भारत को सत्ता सौंपना ही नहीं चाहते थे, वो भी उजागर हो गया। तो ये संवैधानिक प्रयास भी नाकाम रहे और विभाजन की तरफ देश बढ़ता गया। अब बात करते हैं एक बिल्कुल अलग धारा की, सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी INA की। बोस तो हमेशा से ही एक अलग रास्ते पर चलने वाले नेता माने जाते थे। बिल्कुल, सुभाष चंद्र बोस एक असाधारण और निडर व्यक्ति थे। उनकी सोच और काम करने का तरीका हमेशा से कांग्रेस के मुख्य धारा के नेताओं, खासकर गांधी जी से अलग रहा। वो हमेशा एक ज्यादा उग्रवादी तेवर दिखाते थे। उनकी पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताइए। वो पढ़ने में बहुत तेज थे। उन्होंने भारतीय सिविल सेवा ICS की परीक्षा पास की थी। उसमें 4था स्थान हासिल किया था, जो उस समय बहुत बड़ी बात थी। लेकिन 1921 में उन्होंने इस प्रतिष्ठित सेवा से इस्तीफा दे दिया ताकि वो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो सकें। ICS छोड़ दिया। हाँ, उनके राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास CR दास, जो बंगाल के बड़े नेता थे। बोस बहुत जल्दी राजनीति में ऊपर उठे। 1923 में वो कलकत्ता के मेयर बने। अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण कई बार जेल भी गए। उनका गांधी जी से मतभेद कब शुरू हुआ? था कि गांधी जी का अहिंसक तरीका बहुत धीमा है और अंग्रेजों पर ज्यादा असर नहीं डाल रहा। वो ज्यादा सीधी कार्रवाई के पक्ष में थे। ये मतभेद 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में खुलकर सामने आए, जब बोस गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराकर दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। लेकिन बाद में उन्हें कांग्रेस वर्किंग कमेटी में विरोध के कारण इस्तीफा देना पड़ा। और फिर उन्होंने अपना अलग रास्ता चुना। हाँ, जब उन्हें लगा कि वो गांधी जी के रास्ते पर नहीं चल सकते और कांग्रेस गांधी जी का ही अनुसरण करने वाली है, तो बोस ने स्वतंत्रता के लिए लड़ने का अपना रास्ता बनाने का फैसला किया। उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से गुट बनाया। और फिर आया 1940 का रामगढ़ अधिवेशन। वहां उन्होंने क्या किया? मार्च 1940 में जब कांग्रेस का आधिकारिक अधिवेशन रामगढ़, बिहार में चल रहा था, उसी समय बोस ने भी रामगढ़ में ही एक समझौता विरोधी सम्मेलन एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। ये फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा का एक संयुक्त प्रयास था। समझौता विरोधी मतलब वो कांग्रेस की उस नीति के खिलाफ थे जो ब्रिटिश सरकार के साथ किसी भी तरह के समझौते की गुंजाइश रखती थी। राइट, खासकर युद्ध के समय में। यस। इस सम्मेलन में एक संकल्प लिया गया कि 6 अप्रैल 1940, जो राष्ट्रीय सप्ताह का पहला दिन होता था, से एक देशव्यापी संघर्ष शुरू किया जाए। किस तरह का संघर्ष? इसमें लोगों से अपील की गई कि वे साम्राज्यवादी युद्ध इंपीरियलिस्ट वॉर में अंग्रेजों की किसी भी तरह से मदद ना करें, ना तो सैनिक भेजकर, ना पैसा देकर और ना ही कोई और सामग्री देकर। उन्होंने शाही हितों के लिए भारतीय संसाधनों के हर तरह के शोषण का प्रतिरोध करने का आह्वान किया। 6 अप्रैल को ये संघर्ष शुरू भी हुआ और लोगों ने इसमें काफी उत्साह से भाग लिया। सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई? जिसे गुलामी का प्रतीक माना जाता था, के विरोध में सत्याग्रह शुरू करने की कोशिश की। फिर वो जेल से कैसे निकले? जेल में उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। उनकी हालत बिगड़ने पर सरकार ने उन्हें दिसंबर 1940 में जेल से रिहा तो कर दिया, लेकिन उनके ही घर में उन्हें नजरबंद कर दिया गया। कलकत्ता में पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया गया। और फिर वो वहां से भाग निकले? हाँ, ये बहुत ही नाटकीय घटना थी। जनवरी 1941 में अचानक खबर आई कि सुभाष बोस अपनी नजरबंदी से गायब हो गए हैं। किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ गए। बाद में पता चला कि वो भेस बदलकर पुलिस और खुफिया एजेंसियों को चकमा देकर घर से निकले थे। कैसे निकले और कहाँ गए? वो 16-17 जनवरी 1941 की रात को अपने भतीजे शिशिर बोस की मदद से एक कार में निकले। पहले गोमोह, अब झारखंड में पहुंचे। वहां से ट्रेन पकड़कर पेशावर गए। पेशावर में वो एक पठान जियाउद्दीन के छद्म नाम से रहे। वहां उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक और कीर्ति किसान पार्टी के लोगों ने मदद की। फिर भगतराम तलवार की मदद से, जो आबिद खान के नाम से जाने जाते थे, वो मुश्किल पहाड़ी रास्तों से होते हुए अफगानिस्तान पहुंचे। फिर पेशावर से अफगानिस्तान और फिर काबुल में कुछ समय रुकने और रूसी और जर्मन दूतावासों से संपर्क करने के बाद वो आखिरकार मार्च 1941 में ऑरलैंडो मेजोट्टा नाम के एक इटालियन पासपोर्ट पर जर्मनी पहुंचने में कामयाब रहे। जर्मनी क्यों गए वो?
उनका मकसद क्या था भारत से बाहर जाने का? उनका मुख्य मकसद था घर पर चल रहे संघर्ष को बाहर से पूरक करना। उनका मानना था कि सिर्फ देश के अंदर से आंदोलन काफी नहीं है, बल्कि बाहर से भी ब्रिटिश साम्राज्य पर हमला करना जरूरी है। किसकी मदद से? उन्होंने सबसे पहले सोचा कि शायद सोवियत रूस ब्रिटेन के खिलाफ उनकी मदद कर सकता है। उन्होंने काबुल से रूस से संपर्क करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब जून 1941 में हिटलर ने रूस पर ही हमला कर दिया और रूस मित्र राष्ट्रों एलाइज के खेमे में शामिल हो गया, यानी ब्रिटेन का सहयोगी बन गया। तो रूस का विकल्प खत्म हो गया। हाँ, इसीलिए फिर वो जर्मनी गए, जो उस समय ब्रिटेन का सबसे बड़ा दुश्मन था। उनका सिद्धांत था दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जर्मनी में उन्होंने क्या किया? क्या वो हिटलर से मिले? हाँ, वो बर्लिन पहुंचे और वहां जर्मन विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मिले। बाद में वो हिटलर से भी मिले। हालांकि कहा जाता है कि हिटलर भारत की आज़ादी को लेकर बहुत उत्साहित नहीं था। वो बोस को सिर्फ ब्रिटेन के खिलाफ प्रचार के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। बोस ने ऑर्लैंडो मिजोटा के छद्म नाम से ही हिटलर से मुलाकात की थी। जर्मनी में रहकर उन्होंने क्या गतिविधियां की? हिटलर की मदद से उन्होंने वहां फ्रीडम आर्मी या मुक्ति सेना का गठन किया। इसमें उन भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया जिन्हें जर्मन और इटालियन सेनाओं ने उत्तरी अमेरिका में युद्धबंदी प्रिजनर्स ऑफ वॉर POWs बनाया था। अच्छा, भारतीय युद्धबंदियों से सेना बनाई। जी, जर्मनी के ड्रेसडन शहर को इस फ्रीडम आर्मी का कार्यालय बनाया गया। यहीं जर्मनी में ही वहां के लोगों ने सुभाष बोस को सम्मान से नेताजी कहना शुरू कर दिया और ये नाम फिर हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ गया। नेताजी। और जय हिंद का नारा भी वहीं से आया। हाँ, उन्होंने बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और वहीं से जय हिंद का प्रसिद्ध नारा दिया, जो बाद में स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय अभिवादन बन गया। जनवरी 1942 से उन्होंने बर्लिन रेडियो से नियमित रूप से भारत के नाम प्रसारण शुरू किए, जो गुप्त रूप से भारत में सुने जाते थे और लोगों में बहुत उत्साह भरते थे। लेकिन जर्मनी तो भारत से बहुत दूर था। वो एशिया कैसे पहुंचे? जापान कैसे गए? जब जर्मनी पूर्वी मोर्चे पर रूस में फंस गया और युद्ध लंबा खींचने लगा, तो नेताजी को एहसास हुआ कि जर्मनी से भारत की आज़ादी के लिए सीधी मदद मिलना मुश्किल है। उनका ध्यान अब पूर्व की ओर गया, जहां जापान तेजी से आगे बढ़ रहा था और उसने दक्षिण पूर्व एशिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय रहते थे और ब्रिटिश सेना के भारतीय युद्धबंदी भी थे। तो उन्होंने जापान जाने का फैसला किया? हाँ, ये यात्रा भी बहुत जोखिम भरी थी। 1943 की शुरुआत में फरवरी में वो जर्मनी से एक जर्मन पनडुब्बी यू-बोट में सवार हुए। ये पनडुब्बी अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर का चक्कर लगाकर मेडागास्कर के पास पहुंची, जहां उन्हें बीच समुद्र में एक जापानी पनडुब्बी में स्थानांतरित किया गया। पनडुब्बी से पनडुब्बी में ट्रांसफर बीच समुद्र में? जी हाँ, ये बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन था। उस जापानी पनडुब्बी से यात्रा करके वो मई 1943 में सुमात्रा इंडोनेशिया पहुंचे और फिर वहां से विमान द्वारा टोक्यो जापान गए। ये यात्रा लगभग 3 महीने चली। कमाल की यात्रा थी। टोक्यो पहुंचकर उन्होंने क्या किया? टोक्यो में उनका भव्य स्वागत हुआ। वो जापान के प्रधानमंत्री जनरल हिदेकी तोजो से मिले और भारत की स्वतंत्रता के लिए जापान का समर्थन मांगा। जापान उस समय ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा था और वो भारत में ब्रिटिश राज को कमजोर करने के लिए उत्सुक था। और यहीं से इंडियन नेशनल आर्मी INA का दूसरा चरण शुरू होता है ना? बिल्कुल। नेताजी सिंगापुर पहुंचे जुलाई 1943 में। वहां उन्हें रासबिहारी बोस से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और INA की कमान लेनी थी, लेकिन INA की कहानी नेताजी के आने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। हाँ, तो INA की शुरुआत कैसे हुई? इसका पहला चरण क्या था? INA बनाने का विचार मूल रूप से कैप्टन मोहन सिंह का था। वो ब्रिटिश भारतीय सेना में एक अधिकारी थे। जब दिसंबर 1941 में जापान ने मलया पर हमला किया तो ब्रिटिश सेना को पीछे हटना पड़ा। कैप्टन मोहन सिंह ने पीछे हटती ब्रिटिश सेना में शामिल न होने का फैसला किया और अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में चले गए। उन्होंने ब्रिटिश सेना छोड़ दी? हाँ, उन्होंने सोचा कि भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के दुश्मनों यानी जापानियों से मदद ली जाए। उसी समय जापानी भी दक्षिण पूर्व एशिया में बसे भारतीयों को ब्रिटेन के खिलाफ संगठित करने के लिए प्रोत्साहन कर रहे थे। ज्ञानी प्रीतम सिंह जैसे भारतीय नेताओं ने इसमें भूमिका निभाई। मोहन सिंह ने जापानियों से संपर्क किया। जापानियों ने क्या प्रतिक्रिया दी? जापानी अधिकारी मेजर फूजीवारा ने मोहन सिंह का स्वागत किया। मोहन सिंह ने मांग की कि जापान जिन भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी बना रहा है उन्हें सौंप दिया जाए
ताकि वो उनसे एक आजाद हिंद फौज बना सकें। जापानी इसके लिए सहमत हो गए। तो युद्ध बंदियों से फौज बनाने की शुरुआत हुई। हाँ, फरवरी 1942 में सिंगापुर का पतन हुआ, जहां हजारों भारतीय सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। इन युद्ध बंदियों में से कई मोहन सिंह की अपील पर आईएनए में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। 1942 के अंत तक लगभग 40,000 सैनिक आईएनए में शामिल होने के लिए अपना नाम लिखवा चुके थे। 40,000, ये तो बहुत बड़ी संख्या थी। हाँ, लेकिन यहाँ एक पेंच था। मोहन सिंह और उनके साथी अधिकारियों का इरादा था कि आईएनए एक स्वतंत्र भारतीय सेना होगी जो केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत के लोगों के निमंत्रण पर ही कार्रवाई करेगी। वो जापानियों के हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहते थे। और जापानी क्या चाहते थे? जापानियों का इरादा शायद सिर्फ एक छोटी प्रतीकात्मक सेना बनाने का था, जिससे वो अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल कर सके। वो आईएनए को बहुत ज्यादा शक्ति या स्वायत्तता देने के पक्ष में नहीं थे। इसी बात पर मोहन सिंह और जापानियों के बीच गंभीर मतभेद पैदा हो गए। क्या मतभेद थे? जापानी चाहते थे कि आईएनए तुरंत बर्मा मोर्चे पर लड़ने जाए, जबकि मोहन सिंह का मानना था कि पहले पूरी तैयारी और बेहतर हथियार चाहिए। जापानी सिर्फ 2,000 सैनिकों की एक टुकड़ी चाहते थे, जबकि मोहन सिंह 40,000 की पूरी सेना को संगठित रखना चाहते थे। मोहन सिंह ने जापानियों पर यह भी आरोप लगाया कि वो भारतीय संपत्ति को लूट रहे हैं और पीओडब्ल्यूज के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो टकराव बढ़ गया। हाँ, दिसंबर 1942 में स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मोहन सिंह ने आईएनए को भंग करने का आदेश दे दिया और जापानियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो आईएनए का ये पहला चरण एक तरह से विफल हो गया। अच्छा, तो मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर आईएनए का क्या हुआ? यहीं पर रास बिहारी बोस की भूमिका आती। बिल्कुल, आईएनए का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय काफी हद तक रास बिहारी बोस को जाता है और फिर उसे शिखर पर पहुंचाने का श्रेय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। रास बिहारी बोस एक पुराने क्रांतिकारी थे। हाँ, उनका नाम तो पहले भी सुना है। वो 1912 में दिल्ली में वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना में शामिल थे। बाद में वो गिरफ्तारी से बचने के लिए 1915 में जापान भाग गए थे और वहीं बस गए थे। उन्होंने एक जापानी महिला से शादी कर ली थी और जापान के नागरिक बन गए थे। जापान में रहकर भी वो भारत की आजादी के लिए सक्रिय रहे। बहुत सक्रिय रहे। उन्होंने जापान में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने जापानियों की रुचि इस काम में जगाई। वो पैन एशियाई विचारधारा के समर्थक थे, मतलब एशिया के देशों की एकता और पश्चिमी साम्राज्यवाद के विरोध के। उन्होंने टोक्यो में इंडियन क्लब की स्थापना की और पश्चिमी साम्राज्यवाद की बुराइयों पर भाषण दिए। तो जब मोहन सिंह ने आईएनए बनाई तो रास बिहारी बोस ने क्या किया? वो बहुत उत्साहित हुए। जब उन्हें मोहन सिंह के प्रयासों का पता चला तो वो टोक्यो से दक्षिण पूर्व एशिया के लिए रवाना हुए। मार्च 1942 में टोक्यो में एक सम्मेलन हुआ और फिर जून 1942 में बैंकॉक, जो उस समय जापानी कब्जे में था, में एक बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों के भारतीय प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैंकॉक सम्मेलन में क्या तय हुआ? इसी सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग (IIL) का औपचारिक रूप से गठन किया गया ताकि पूरे क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन को संगठित किया जा सके। रास बिहारी बोस को इस लीग का अध्यक्ष चुना गया और ये भी तय किया गया कि जो आईएनए मोहन सिंह ने बनाई थी उसे अब IIL के अधीन रखा जाएगा। तो रास बिहारी बोस अब लीग और सेना दोनों के प्रमुख बन गए। हाँ, एक तरह से, लेकिन मोहन सिंह की गिरफ्तारी के बाद आईएनए का काम रुक गया था। रास बिहारी बोस बूढ़े हो रहे थे और उन्हें महसूस हो रहा था कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक ज्यादा करिश्माई और ऊर्जावान नेता की जरूरत है। उनकी नजर सुभाष चंद्र बोस पर थी, जिनसे वो शुरू से ही प्रभावित थे। और उन्होंने ही सुभाष बोस को निमंत्रण दिया। हाँ, रास बिहारी बोस और IIL ने ही जापान सरकार से आग्रह किया कि सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी से पूर्व में लाया जाए ताकि वो आंदोलन का नेतृत्व संभाल सकें। जापानी भी इसके लिए तैयार थे क्योंकि बोस का कद बहुत बड़ा था। तो जब सुभाष बोस सिंगापुर पहुंचे तो रास बिहारी बोस ने कमान सौंप दी। जी हाँ, जुलाई 1943 में जब नेताजी सिंगापुर पहुंचे तो रास बिहारी बोस ने खुशी खुशी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी का नियंत्रण और नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। 4 जुलाई को ये औपचारिक हस्तांतरण हुआ,
ये रासबिहारी बोस की महानता थी कि उन्होंने इतना बड़ा संगठनात्मक आधार तैयार करने के बाद बिना किसी हिचके नेतृत्व युवा नेता को सौंप दिया। ये वाकई काबिल तारीफ है। रासबिहारी बोस का बाद में क्या हुआ? उन्होंने नेताजी को पूरा सहयोग दिया, लेकिन उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। फरवरी 1944 में उनके फेफड़े खराब हो गए और 21 जनवरी 1945 को टोक्यो में 58 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो अब कमान पूरी तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथ में थी। उन्होंने आगे क्या किया? नेताजी ने आते ही आईएनए में एक नई जान फूंक दी। उन्होंने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया, संगठन को फिर से मजबूत किया। 25 अगस्त 1943 को वो औपचारिक रूप से आईएनए के सुप्रीम कमांडर बने। और फिर उन्होंने अपनी सरकार बनाई। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम था। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार यानी स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया के गठन की घोषणा की। उन्होंने खुद राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री का पद संभाला। इस सरकार में और कौन लोग शामिल थे? इस सरकार में कई प्रमुख लोग थे। एच.सी. चटर्जी को वित्त विभाग, M.A. अय्यर को प्रसारण और प्रचार विभाग और कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन, जो बाद में लक्ष्मी सहगल कहलाईं, को महिला विभाग का प्रमुख बनाया गया। इसके अलावा A.C. चटर्जी, रासबिहारी बोस सलाहकार के रूप में देवनाथ दास, A.M. सहाय, करीम गनी, J.T.V. जैसे कई लोग मंत्रिमंडल और सलाहकार समिति में शामिल थे। और यहीं पर उन्होंने वो मशहूर नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जी हाँ, ये नारा उन्होंने मलाया में सैनिकों को संबोधित करते हुए दिया था और इसने जबरदस्त जोश भर दिया था। इस आजाद हिंद सरकार ने ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। क्या इस सरकार को किसी ने मान्यता दी? हाँ, दूरी शक्तियों, एक्सिस पावर्स यानी जापान, जर्मनी, इटली और उनके सहयोगी देशों जैसे मंचूरिया, थाईलैंड, बर्मा, क्रोएशिया, फिलीपींस और वांग जिंगवे की चीनी सरकार ने इसे मान्यता दी। सरकार बनाने के बाद मुख्य काम क्या थे? मुख्य काम थे आईएनए के लिए और ज्यादा सैनिकों की भर्ती करना और उन्हें प्रशिक्षित करना, सेना और सरकार चलाने के लिए धन इकट्ठा करना। दक्षिण पूर्व एशिया के अमीर भारतीय व्यापारियों ने इसमें खूब दान दिया और भारत पर हमले की तैयारी करना। महिलाओं की भी रेजिमेंट बनाई गई थी। हाँ, ये भी एक अनूठी बात थी। नेताजी ने महिलाओं की एक लड़ाकू रेजिमेंट बनाने का फैसला किया, जिसका नाम रानी झांसी रेजिमेंट रखा गया। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन इसकी कमांडर बनी। इसमें बड़ी संख्या में भारतीय महिलाओं और लड़कियों ने हिस्सा लिया, जो उस समय के लिए बहुत प्रगतिशील कदम था। और फिर सेना ने दिल्ली की ओर कूच किया। मार्च करना था। इसी बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी आईएनए को सौंपे गए थे। जी हाँ, 6 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का प्रशासन औपचारिक रूप से आजाद हिंद सरकार को सौंप दिया। नेताजी खुद दिसंबर में वहां गए और इन द्वीपों का नाम बदलकर क्रमशः शहीद द्वीप अंडमान और स्वराज द्वीप निकोबार रखा। हालांकि वास्तविक नियंत्रण काफी हद तक जापानियों के पास ही रहा, लेकिन ये एक बड़ा प्रतीकात्मक कदम था। नेताजी ने गांधी जी को भी संबोधित किया था रेडियो से। हाँ, 6 जुलाई 1944 को सुभाष बोस ने आजाद हिंद रेडियो, जो सिंगापुर या रंगून से प्रसारित होता था, से एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन कहकर संबोधित किया। ये पहली बार था जब किसी ने गांधी जी के लिए इस उपाधि का प्रयोग किया था। उन्होंने गांधी जी से भारत की स्वतंत्रता की इस अंतिम लड़ाई के लिए उनका आशीर्वाद मांगा। ये दिखाता है कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद बोस गांधी जी का कितना सम्मान करते थे। दिलचस्प बात है। अब आते हैं आईएनए के सैन्य गतिविधियों पर। उन्होंने भारत पर हमला कब और कैसे किया? 1944 की शुरुआत में जापानियों ने भारत पर एक बड़ा हमला करने की योजना बनाई, जिसे इम्फाल अभियान, इम्फाल कैंपेन कहा जाता है। उनका मकसद था इम्फाल और कोहिमा पर कब्जा करके ब्रिटिश सेना को उत्तर पूर्वी भारत से खदेड़ना। इसी अभियान में आईएनए को भी शामिल होने का मौका मिला। पूरी आईएनए शामिल हुई? नहीं, जापानियों ने आईएनए के केवल कुछ चुनिंदा यूनिट्स को ही अपने साथ लड़ने की अनुमति दी। शाह नवाज खान, जो बाद में लाल किले मुकदमे के मुख्य अभियुक्तों में से एक थे, कि कमान वाली एक आईएनए बटालियन को जापानी सेना के साथ भारत बर्मा मोर्चे पर जाने और इम्फाल अभियान में हिस्सा लेने की इजाजत मिली। आईएनए सैनिकों का अनुभव कैसा रहा जापानियों के साथ लड़ते हुए?
अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारतीयों को जापानियों से भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ा। उन्हें अक्सर खराब राशन और पुराने हथियार दिए जाते थे। उन्हें जापानी यूनिट्स के लिए छोटे-मोटे काम जैसे सामान ढोने या खाइयां खोदने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया। इससे आईएनए सैनिकों में काफी निराशा और हताशा फैली। लेकिन फिर भी वो आगे बढ़े। हाँ, देशभक्ति के जज्बे के साथ वो आगे बढ़े। आज़ाद हिंद फौज ने बर्मा सीमा पार की और 18 मार्च 1944 को पहली बार भारतीय धरती उत्तर पूर्वी सीमा पर कदम रखा। ये एक ऐतिहासिक क्षण था। और उन्होंने तिरंगा कहाँ फहराया? आईएनए की इकाइयां जापानी सेना के साथ कोहिमा और इम्फाल के बाहरी इलाकों तक आगे बढ़ीं। 14 अप्रैल 1944 को आईएनए के बहादुर ग्रुप के कर्नल शौकत अली मलिक ने मोइरांग नामक स्थान पर, जो मणिपुर में है, पहली बार भारतीय मुख्य भूमि पर आईएनए का तिरंगा झंडा फहराया। वहां आज भी आईएनए मेमोरियल कॉम्प्लेक्स है। इस मौके पर जय हिंद और नेताजी जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मोइरांग में वो कितने समय तक रहे? लगभग 3 महीने तक आईएनए ने मोइरांग और आसपास के कुछ इलाकों में सैन्य प्रशासन का काम संभाला। लेकिन तब तक इम्फाल और कोहिमा की लड़ाई का पासा पलट चुका था। कैसे? जापानी सेना की सप्लाई लाइन कट गई थी, मॉनसून शुरू हो गया था और मित्र देशों की सेना ने जबरदस्त पलटवार किया। जापानी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उन्हें पीछे हटना पड़ा। तो आईएनए का क्या हुआ? ब्रिगेडों ने जुलाई 1944 के मध्य से अपनी वापसी शुरू कर दी। ये वापसी बहुत कष्टदायक थी, जिसमें भूख, बीमारी और दुश्मन के हमलों से कई सैनिक मारे गए। तो आईएनए का भारत को आजाद कराने का सपना अधूरा रह गया? हाँ, जापान की लगातार हार और पीछे हटने से आईएनए द्वारा भारत को सैन्य बल से मुक्त कराने की कोई भी उम्मीद खत्म हो गई। ये वापसी 1945 के मध्य तक जारी रही। 15 अगस्त 1945 को जापान ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इसके साथ ही आईएनए ने भी हथियार डाल दिए। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका क्या हुआ? जापान के आत्मसमर्पण के बाद नेताजी ने शायद रूस से संपर्क करने की योजना बनाई थी। वो 18 अगस्त 1945 को कुछ सहयोगियों के साथ एक जापानी विमान में सिंगापुर से बैंकॉक, साइगॉन होते हुए मंचूरिया जा रहे थे। कथित तौर पर ताइवान, उस समय फॉर्मोसा की राजधानी ताइपेई के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और गंभीर रूप से जल जाने के कारण उसी दिन एक सैन्य अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। कथित तौर पर मतलब उनकी मृत्यु पर संदेह है? हाँ, उनकी मृत्यु की परिस्थितियां हमेशा से रहस्यमय और विवादास्पद रही हैं। कई लोग मानते हैं कि विमान दुर्घटना हुई ही नहीं और वो बच निकले थे। भारत सरकार ने इस पर कई जांच आयोग भी बिठाए, लेकिन कोई निर्णायक सहमति नहीं बन पाई है। ये आज भी एक अनसुलझी पहेली है। लेकिन आईएनए की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई जैसा आपने कहा था। बिल्कुल नहीं। कहानी का एक और बहुत महत्वपूर्ण अध्याय बाकी था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो हजारों आईएनए सैनिकों और अधिकारियों को युद्धबंदी बना लिया गया और उन्हें भारत वापस लाया गया। ब्रिटिश सरकार ने उन पर मुकदमा चलाने का फैसला किया, देशद्रोह का मुकदमा। लाल किले का मुकदमा? हाँ, नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में आईएनए के 3 प्रमुख अधिकारियों शाहनवाज खान, मुसलमान, प्रेम कुमार सहगल, हिंदू, और गुरबख्श सिंह ढिल्लोन, सिख पर कोर्ट मार्शल शुरू हुआ। लेकिन अंग्रेजों का ये दांव उल्टा पड़ गया। कैसे? इन मुकदमों के खिलाफ पूरे देश में अभूतपूर्व जन उभार देखने को मिला। लोगों ने आईएनए के सैनिकों को देशद्रोही नहीं बल्कि देशभक्त माना। कांग्रेस ने उनके बचाव के लिए भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ कारचू और जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े वकीलों की एक टीम बनाई। पूरे देश में हड़तालें हुई, प्रदर्शन हुए, नारे लगे। लाल किले से आई आवाज, सहगल, ढिल्लों, शाहनवाज। मतलब आईएनए जो युद्ध के मैदान में नहीं कर पाई, वो उसने मुकदमे के दौरान कर दिया। एक तरह से हाँ। इस आंदोलन ने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। उन्हें समझ आ गया कि अब वो भारतीय सेना पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेना में भी आईएनए के प्रति सहानुभूति थी। इस जन दबाव के कारण ही हालांकि कोर्ट मार्शल ने तीनों अधिकारियों को दोषी पाया, वाइसराय को अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करके उनकी सजा माफ करनी पड़ी। आईएनए ट्रायल्स ने आज़ादी की प्रक्रिया को और तेज कर दिया। लेकिन ये अपने आप में एक विस्तृत विषय है, जिस पर शायद हम किसी और दिन विस्तार से बात कर सकते हैं। जरूर। तो आज हमने 1940 के दशक के इस बेहद अहम और उथल-पुथल भरे दौर का एक विस्तृत जायजा लिया।
हमने भारत छोड़ो आंदोलन की जबरदस्त जनशक्ति को देखा, विभाजन की तरफ ले जाने वाली राजनीतिक खींचतान और संवैधानिक गतिरोध को समझा, और इंडियन नेशनल आर्मी के साहसिक हालांकि असफल प्रयास को भी जाना। हाँ, हमने देखा कि कैसे ये अलग-अलग ताकतें, जन आंदोलन, राजनीतिक बातचीत, भारी सशस्त्र प्रयास, एक ही समय में भारत के भविष्य को आकार देने की कोशिश कर रही थीं। ये सब घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं और एक दूसरे को प्रभावित भी कर रही थीं। इन घटनाओं ने न केवल स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि उन्होंने भविष्य के स्वतंत्र भारत के सामने आने वाली चुनौतियों, खासकर विभाजन की चुनौती, की नींव भी रखी। बिल्कुल, और ये सोचना भी महत्वपूर्ण है कि कैसे अलग-अलग नेताओं के निर्णयों और सबसे बढ़कर आम लोगों के कार्यों और बलिदानों ने इतिहास की दिशा को बदल दिया, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन के गुमनाम सत्याग्रही हों या बंगाल के अकाल पीड़ित या फिर आईएनए के सैनिक। तो यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने 3 मुख्य धाराएं देखी: भारत छोड़ो जैसा व्यापक जन आंदोलन, सीआर फॉर्मूला या वेवल प्लान जैसी राजनीतिक बातचीत और समझौते की कोशिशें, और आईएनए जैसा सशस्त्र संघर्ष का प्रयास। सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सा तत्व आखिरकार भारत की स्वतंत्रता हासिल करने में सबसे निर्णायक साबित हुआ? क्या कोई एक ज्यादा महत्वपूर्ण था, या ये सभी अपनी अपनी जगह जरूरी थे और इनका मिला-जुला असर ही निर्णायक था? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा। जरूर, इतिहास कभी सीधा नहीं होता, उसमें कई परतें होती हैं। इसी विचार के साथ आज की एक गहरी बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।